अगर क्लास 11th में हिंदी व्याकरण की बात करें तो ये आपका दो पार्ट में होता है। देखो, काव्य बोध होता है और एक भाषा बोध होता है। ठीक है, भाषा बोध और काव्य बोध से मिलकर के आपके व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, जो कि आपका 20 से 25 के समथिंग नंबर कवर कर सकता है आपके एग्जाम में, बिकॉज इससे ओटी भी आते हैं और साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे आना ही है। ठीक है, सो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, देखो अभी 11th के लिए तो ठीक है, आपके लिए 12th के लिए भी व्याकरण का एक तरीके से यहाँ पे आपका बेस हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि काव्य बोध और भाषा बोध दोनों चीज़ों को इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब पूरी की पूरी आपकी व्याकरण से जो क्वेश्चन आपके लिए कर लेने चाहिए वार्षिक परीक्षा में आने के जिनके चांसेस हैं, सो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब देखते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कुछ काव्य बोध के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लिखिए। ठीक है, तो काव्य की परिभाषा आपको लिखनी है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम एक किसकी परिभाषा है, तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन्होंने काव्य के मतलब काव्य के दो भेद होते हैं, जो कि दृश्य काव्य है, श्रव्य काव्य है। अच्छे तरीके से आप पढ़ करके आए हुए हैं। ठीक है, अब काव्य की परिभाषा आचार्य भामह के अनुसार आ सकती है। ठीक है, तो विश्वनाथ के अनुसार हमने देख ली भाई कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अब भामह आचार्य क्या कहते हैं, कहते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम। ठीक है, शब्द का अर्थ ही काव्य है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है क्या, कि शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि शब्द और अर्थ का जो भाव निकल रहा है, उसका जो मेल हो रहा है, उसको काव्य कहते हैं। ये इन्होंने आचार्य भामह ने परिभाषा दी है। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि संस्कृत काव्य शास्त्र के अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भामह आचार्य। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो वही हैं, बाकी ये परिभाषा याद रखना, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने दी, आचार्य भामह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका मेन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा ही लिख करके आना है। ठीक है, कह रहा है महाकाव्य में व्यापक होता है, महाकाव्य पूरे नायक के जीवन का वर्णन इसमें होता है, और खंडकाव्य सीमित होती है या होता है जीवन की एक घटना का चित्रण इसमें होता है। ठीक है, तो एक सीधा अंतर ये हो गया, इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसमें किसी एक घटना का चित्रण होता है। और महाकाव्य बड़ा होता है और अनेक सर्गों में बटा होता है, कम से कम 8 सर्ग इसमें होने चाहिए। ठीक है, यह खंडकाव्य छोटा होता है और सीमित सर्ग इसमें होते हैं। ठीक है, एक अंतर उदाहरण का लिख देना, उदाहरण के तौर पर कौन सा, यहाँ पर महाकाव्य हो जाएगा रामचरितमानस, कामायनी, साकेत वगैरह। खंडकाव्य में लिख देना नरोत्तम, जो नरोत्तम दास का कह सकते हो आप यहाँ पे, सुदामा चरित। ठीक है, और सारे हैं। अब देखें हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किन्हीं दो महाकाव्यकारों के नाम उनकी रचना सहित लिखिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। तो महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है महाकाव्य। साकेत मैथिली शरणगुप्त का एक महाकाव्य है। ठीक है, तो ये कुछ याद रखना, बाकी और भी याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका एक और, जैसे पद्मावत हो गया। ठीक है, पद्मावत हो गया, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, तो ये जायसी आप याद रख सकते हो, इतना मेनली याद रख सकते हो जायसी। ठीक है, ये चीज़ याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कहा जाता है भाई कि आधुनिक काल के महाकाव्यों के नाम लिखिए। सो आधुनिक काल के महाकाव्य कामायनी, साकेत हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से अलग से क्वेश्चन आ जाए इसलिए मैंने दे दिया है। ठीक है, तो ये वही महाकाव्य हैं जो आपको महाकाव्यों में याद रखने हैं, बाकी याद रखना महाकाव्य में ये आधुनिक काव्य के हैं, बाकी चीज़ वही है। नेक्स्ट है, अब आपको अलंकार कौन से करने होंगे, तो दृष्टांत अलंकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। वैसे तो आपके में और भी अलंकार हैं। ठीक है, सो वो आपको अभी देखने तो है, लेकिन ये मेनली बिल्कुल से याद करके जाना है, दृष्टांत और उदाहरण अलंकार। ठीक है, दृष्टांत का अर्थ क्या होता है भाई, ये अलंकार कौन सा है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात को दृष्टांत द्वारा कहा जाए, किंतु समानता के लिए कोई शब्द प्रकट ना हो, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कृत कृत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत नसान। ठीक है, इस प्रकार से उसी प्रकार से मिलती जुलती बात को दृष्टांत के द्वारा कहा जाए तो वो दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण का अलंकार, उदाहरण अलंकार भाई उसका नाम है उदाहरण अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण देकर के किसी चीज़ को समझाया जाता है। ठीक है, जहाँ किसी बात को कहकर उसे समझाने के लिए ज्यों जैसे आदि शब्द का कह करके दूसरी बात कही जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। नैनो देवताएं सब हिय को हित अहित, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह दी। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर देख लिया, जैसे ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग है, उदाहरण अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रस, रस में आपको रस की परिभाषा याद रखनी है और इसके प्रकार याद रखने हैं और इसके भेद याद रखने हैं। रस के भेद कितने होते हैं या अंग कितने होते हैं। ठीक है, अंग और भेद एक ही चीज़ है, तो ये 4 होते हैं। ठीक है, रस के अंग 4 होते हैं। कह रहा है रस की परिभाषा में काव्य, नाटक या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, देखो पढ़ने, सुनने या देखने में आपको काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसे ही रस कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। बाकी रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, परिभाषा इसकी लिख सकते हो एग्जाम में
कि विवाह अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस आनंद की उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बाकी ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ दें तो काव्य की आत्मा कहा गया है रस को। आचार्य विश्वनाथ ने इसे साहित्य दर्पण में काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, और उन्होंने लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये कहाँ पे उन्होंने कहा है, साहित्य दर्पण में। ठीक है, इसलिए इसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये रस को कहा जाता है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शांत रस। ठीक है, अब बहुत सारे रस हैं हमारे, 10 रस हैं। ठीक है, श्रृंगार, आपका श्रृंगार हो गया, उसका उत्साह है, रति। ठीक है, और फिर आपका वीर रस हो गया। ठीक है, रौद्र रस हो गया, और आपके 10 रस हैं। ठीक है, भक्ति रस को ना जोड़ा जाए तो। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी भी रस की परिभाषा हो सकती है, तो वैसे तो ये परिभाषा है, लेकिन ये एक परिभाषा याद कर लो आप, बाकी आपको सबकी परिभाषा याद हो जाएंगी। देखो जैसे कह रहा है परिभाषा ये वाली। ठीक है, हृदय में स्थित, सहृदय लिख सकते हो या हृदय लिख सकते हो। निर्वेद नामक स्थायी भाव का, अब देखो निर्वेद क्यों लिखा है, क्योंकि शांत का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। ठीक है, शांत का है निर्वेद, तो निर्वेद लिख दिया। स्थायी भाव का जब विवाह अनुवाद संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वो शांत रस कहलाता है, शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब मान लो हमें लिखनी है श्रृंगार रस की परिभाषा। ठीक है, श्रृंगार की परिभाषा लिखनी है, तो श्रृंगार का स्थायी भाव हमें पता है कि रति होता है। ठीक है, रति होता है, तो हम लिखेंगे हृदय में स्थित, ये निर्वेद हटा करके यहाँ पे लिख देंगे रति। रति नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुवाद संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पे शांत हटा करके श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार की होगी। बाकी उदाहरण श्रृंगार बाकी सबके देख लेना। ठीक है, मेनली, और ये यहाँ पे शांत रस का उदाहरण रहेगा, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, तो ये रहेगा इसका शांत रस का उदाहरण। अगला है रूला छंद और मुक्तक छंद, आपको पढ़ना होगा। रूला क्या है, रूला देखो दोहा छंद पढ़े हो ना, दोहा का बिल्कुल उल्टा छंद है। ठीक है, दो रू याद रखना बिल्कुल से। ठीक है, ये रूला का उल्टा छंद होता है। ठीक है, वह छंद जो वर्णों या मात्राओं के निश्चित बंधन में नहीं बंधा होता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। ये इतनी चीज़ याद है। बाकी रूला की परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहा है कि जिस छंद में वर्णों या मात्राओं को कोई निश्चित प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका यहाँ पे रूला छंद। ठीक है, वो है आपका मुक्तक छंद। ठीक है, ये शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लग गया इसका। ठीक है, ये देखो ये आंसर जो है, ये आंसर है आपका इस मुक्तक छंद का। ठीक है, और ये रूला छंद का आंसर ये नीचे चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए हैं कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, देखो रूला छंद का आंसर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मिटा करके आप रूला कर दीजिए। ठीक है, और वो मुक्तक का हो गया सारा छंद। ठीक है, तो मुक्तक में क्या समझ लिया हमने, कह रहा है मात्राओं का बंधन नहीं होता है। ठीक है, तो जो एकदम मुक्त तरीके से होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव आना है इसका एग्जाम में। ठीक है, वह छंद जो वर्णों या मात्राओं के निश्चित बंधन में नहीं बंधा होता है, स्वतंत्र होता है, वो मुक्तक छंद कहलाता है ना, खालिस्तान छंद कहलाता है, तो मुक्तक छंद स्वतंत्र। ठीक है, कह रहा है स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर रूला छंद। ठीक है, रूला देख लो यहाँ पे, कह रहा है रूला एक मात्रक समछंद है, जो कि क्या होता है आपका, इसमें 24 टोटल मात्राएं होती हैं, जैसे कि दोहा में होती हैं। ठीक है, तो रूला क्या है, दोहा का उल्टा है। इसमें होता क्या है, ये एक सममात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और जिनमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 13 की अति पर, और इस तरीके से बाकी इसकी परिभाषा रहेगी। और ये रहेगा इसका उदाहरण, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र योग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। इसका उदाहरण याद कर लेना। ठीक है, बिंब विधान क्या है, अगला क्वेश्चन है। बिंब का मतलब होता है चित्र। ठीक है, चित्र या इमेज या छवि कह सकते हो। ठीक है, तो काव्य में हम जब शब्दों के माध्यम से, ठीक है, काव्य में हम जब कोई रचना लिखते हैं, ठीक है, उसकी एक प्रकार की ऐसी छवि जो पाठक के मन में दृश्य, ध्वनि या गंध या स्पर्श, मतलब इतनी वो आपको यहाँ पे सजीव लगती है ना वो रचना। ठीक है, इतनी सजीव रचना यहाँ पर लगती है, इतनी सजीव छवि लगती है ना, कि आपको उसका स्पर्श का आभास हो जाए, आपको उसकी ध्वनि का आभास हो जाए, है ना, आपको वो दिखने लगे बिल्कुल पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो यह अमूर्त भावों से मूर्त रूप को देने की कला है एक प्रकार से, जिससे कविता अधिक प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक और बोधगम्य हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बिंब विधान यही है कि काव्य में हम जब शब्दों के माध्यम से एक ऐसी रचना लिखते हैं जो कि सजीव रूप से छवि के रूप में चित्रात्मक होती है, और यह पाठक के मन में दृश्य, ध्वनि, गंध, स्पर्श का आभास भी करा देती है। तो यही एक प्रकार की कला है जो कि बिंब विधान कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। भाषा बोध में एंटर कर चुके हैं हम यहाँ से, और कुछ और क्वेश्चन पहले से। तकनीकी शब्द क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए। देखो, तकनीकी शब्द जो कि विशिष्ट विषयों से लिए जाते हैं। ठीक है, तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट विषय, जैसे विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी, ठीक है, टेक्निक वगैरह के शब्द हो सकते हैं, जैसे सचिव हो गया, पंजीयक हो गया, ठीक है, विभाग हो गया, और कोशिका हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गया। ठीक है, साइंस का तो कोई भी शब्द आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल से लिख करके जाना है भाई कि ये विशिष्ट विषय के अंतर्गत है और तकनीकी शब्द है। ठीक है, वाणिज्य के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं आपके, ठीक है, तो वो हो जाते हैं आपके तकनीकी शब्द। ठीक है, उदाहरण याद रखना। अगला कह रहा है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ चुका है आपके पेपर में, आ चुका है बिल्कुल से। ठीक है, वे शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लग करके उसके अर्थ में विशेष बल पैदा करते हैं, या उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि किसी भी वाक्य में, ठीक है,
कोई भी वाक्य है उस वाक्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि उसमें विशेष बल देने का कार्य करते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे ही हो जाता है आपका ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, केवल, ये कुछ निपात शब्द होते हैं। ठीक है, और भी कई होते हैं। ठीक है, जैसे राम ही दिल्ली जाएगा, ठीक है, केवल राम, कोई और नहीं, तो एक तरीके से क्या, राम ही। ठीक है, तो ही शब्द क्या है यहाँ पे, विशेष बल दे रहा है वाक्य में, फोर्स दे रहा है। ठीक है, सो एक तरीके से ये क्या हो गया यहाँ पे, निपात शब्द। राम भी दिल्ली जाएगा, तो भी क्या हो गया यहाँ पे, निपात शब्द, विशेष बल दे रहा है। ठीक है, उसने मुझसे तक बात तक नहीं की, तो तक क्या है ना, बात तक, तो तक एक प्रकार से विशेष बल की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर निपात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण, व्यंजन को समझाइए। ऐसे क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि अभिधा की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो ये आंसर याद रखना। लक्षणा की परिभाषा उदाहरण से है, तो ये आंसर। ठीक है, व्यंजन शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से है, तो ये आंसर। ठीक है, देखो, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली व्यापार शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, सीधी बात है, अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, और आगे कह रहा है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, कहता है शब्द शक्ति के कितने कौन से प्रकार होते हैं, तो एक होता है अभिधा, दूसरा लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, ये तीनों याद रखना। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति क्या है, जब किसी शब्द का सीधा, सरल और मुख्य अर्थ निकले तो उसे अभिधा कहते हैं। ठीक है, गधा घास चर रहा है, यहाँ गधे का अर्थ एक जानवर से है और सीधा अर्थ निकल रहा है, भाई कोई यहाँ पे लेना देना अदर किसी चीज़ से है नहीं। ठीक है, कह रहा है लक्षणा, जब शब्द का मुख्य अर्थ ना लेकर के उसे से संबंधित कोई दूसरा अर्थ यहाँ पर लिया जाए तो उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है, तो राम तो कोरा गधा है। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बना, तो यहाँ गधे का अर्थ क्या है, जानवर नहीं है बल्कि मूर्ख है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य यहाँ पे बन गया आपका कि यहाँ पे आपने तो कुछ और पढ़ा, लेकिन वहाँ पे जो अर्थ है इस गधे का एक तरीके से मूर्ख की ओर संकेत किया गया है, तो कोई अन्य अर्थ की ओर संकेत ले लिया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे लक्षणा हो जाती है। व्यंजना में जब शब्द का नाम मुख्य अर्थ काम करे और ना ही लक्षित अर्थ बल्कि सुनने वाला अपनी परिस्थिति के अनुसार कोई तीसरा व्यंग्यात्मक अर्थ निकाले, मतलब उसका कोई अर्थ उसको समझ में नहीं आया, उसने अपने हिसाब से समझ लिया, तो वो होगी जी व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे शाम के 7 बज गए, तो शाम के 7 बज गए तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होगा। जैसे किसी के लिए घर लौटने का समय हो सकता है शाम का 7 बजे, किसी के लिए आरती का समय हो सकता है, पढ़ाई करने खत्म करने का या शुरू करने का समय हो सकता है। तो ये अलग अलग समय के लिए अलग अलग हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग व्यक्ति ले सकता है। अगली चीज़ है शब्द युग्म, किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। शब्द युग्म यानी कि एक तरीके से शब्दों का जोड़ा। ठीक है, शब्दों का जोड़ा ही शब्द युग्म कहलाता है। ठीक है, जब 2 शब्दों का प्रयोग एक साथ जोड़े के रूप में किया जाता है तो उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। इन शब्दों के बीच अक्सर हम योजक चिन्ह जैसे कि इस तरीके के डैश का यूज़ करते हैं, जो कि योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे शब्द लिखे हुए देख सकते हो आप, और इसके उदाहरण कुछ याद रखना। ठीक है, ये रहेंगे यहाँ पे बार बार हो गया। ठीक है, जिनके बीच हम क्या करते हैं, इस योजक चिन्ह का यूज़ करते हैं, और ये यहाँ पे हमारे क्या है, जोड़ों के रूप में शब्दों को लिखते हैं, तो वो शब्द युग्म कहलाएगा, इनका हमारा पेयर बन जाएगा शब्दों का। ठीक है, पूजा पाठ, हंसी खुशी, शादी ब्याह, ऊंच नीच, हार जीत, सुख दुख, आना जाना, पानी वानी, अड़ोस पड़ोस, खाना माना, चाय बाय। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, शब्द युग्म। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 3 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकार के कार्यालय और कार्यों में, प्रशासन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा वह होती है जो पूरे राष्ट्र की अधिकतम जनता द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा एक प्रकार की क्या भाषा है भाई, जो अधिकतम राष्ट्र द्वारा बोली जाए, अधिकतम जनता द्वारा बोली जाए। राजभाषा भाई राजकीय कार्य के लिए, सरकारी कार्यों के लिए यूज होने वाली भाषा है। यह प्रशासनिक कार्यों और कानूनों की भाषा होती है। सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भाषा होती है। भारत में राजभाषा हिंदी है और भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, राष्ट्रभाषा भारत की है ही नहीं कोई। ठीक है, राजभाषा हिंदी है भारत की, ये चीज़ याद रखना। अगला कह रहा है कि शब्द गुण किसे कहते हैं। देखो, शब्द शक्ति पढ़ लिया, शब्द युग्म पढ़ लिया, शब्द गुण देख लेते हैं। कह रहा है कि शब्द गुण कहता है कि शब्दों में निहित वह गुण जो हमें विभिन्न रसों का अनुभव कराते हैं, उन्हें शब्द गुण कहते हैं। और शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर गुण और ओज गुण। ठीक है, 3 प्रकार के गुण होते हैं, तो ये तीनों याद रखना। बाकी इन दोनों गुणों में अगर बात करें तो श्रृंगार रस पाया जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस हो गया, मेनली श्रृंगार हो सकता है, शांत हो सकता है। ठीक है, और भी रस हो सकता है। ओज गुण में हमारा वीर रस होता है। ठीक है, वीर रस होता है और रौद्र रस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम, आपका वाक्य परिवर्तन है ना, और इसके आधार पर वाक्यों के रूपांतरण। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन रचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, ये चीज़ याद रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, सरल वाक्य क्या होते हैं, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है, सरल है, सिंपल, सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, सरल उद्देश्य रहेगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा,
कंपाउंड सेंटेंस बोले तो दो जोड़ दिए जाते हैं एक तरीके से, इसमें दो स्वतंत्र और वाक्य योजक होते हैं। योजक बोले तो जुड़े हुए होते हैं, जिनके लिए हम किंतु या इसलिए और पर शब्दों का यूज करते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो और शब्द यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इनको जोड़ रहा है, और ये संयुक्त हो गए, संयुक्त बोले मिल गए, जुड़ गए। मिश्रित में यह एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक दूसरा उस पर आश्रित होता है, जो कि जो क्योंकि तब 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 जब यदि तो ऐसे जुड़े होते हैं, इनसे जुड़े होते हैं। जैसे कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण के साथ यहाँ पे आप वाक्य समझ के रखना। बाकी मेन चीज़ इसमें यही है कि रचना की दृष्टि से 3 वाक्य के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ये महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अर्थ में आ है, और आठ को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आ से 8 का ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा है विधानवाचक राम स्कूल जाता है, निषेधवाचक राम स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, हमारे इस तरीके से हमारे वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है, अर्थ की दृष्टि, ठीक है। आगे बढ़े, कह रहा है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए भाई। एक तरफ है मुहावरा, एक तरफ है लोकोक्ति, ठीक है। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति यानी कि कहावत एक पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है। मुहावरा का अर्थ क्या होता है, यह अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है। यह लोक जीवन के अनुभवों की सच्चाई के ओर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पर एक 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, ये होता है लोकोक्ति, ठीक है। उदाहरण कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु विज्ञापन बनाइए। सो ये बिल्कुल से रेडी करके आना, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक है। इस तरीके से डायलॉग लिख देना, डायलॉग बाजी तो आती है बढ़िया तरीके से, ठीक है। हम सबकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, लापरवाही नहीं सावधानी बरतें, है ना। नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसे लग दें बढ़िया तरीके से। बाकी अपन को विजुअल बनाने नहीं है, ठीक है। अपन को केवल क्या करना है, ये चीज़ें लिख करके आनी है, ठीक है। विजुअल बनाना है तो सिंपली आपको एक मोबाइल इस तरीके से बना देना है, और ऐसे उसमें क्रॉस सिंबल करके कि ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चला मतलब गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल ना देखें, ठीक है। और यातायात नियमों का पालन करें, ठीक है। ऐसे ही आप ट्रैफिक लाइट वगैरह बना दोगे, ठीक है, ट्रैफिक लाइट वगैरह बना दोगे, और बढ़िया तरीके से आप उसका पालन करें। सीट बेल्ट लगाएं, ठीक है। हमेशा हेलमेट पहने, तो हेलमेट टाइप एक ऐसे बना सकते हो गोल सा, ठीक है। तो ये चीज़ आप बना करके आना। अगला आपको जो कुछ क्वेश्चन करना है वो इनके शब्दों के अर्थ आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द का अर्थ इसमें से आ सकता है। और फिर या फिर 2 3 शब्द दे दिए जाते हैं कि इनका अर्थ लिखिए, ठीक है। तो इल्म का अर्थ होता है ज्ञान, वालिद का अर्थ होता है पिता, बरकंदाजी बोले तो चालाकी या चतुराई, जमात बोले तो सभा या समूह, ठीक है। अदना यानी कि छोटा, तुच्छ, खुशकिस्मती, भाग्यशाली होना। रिश्वत का अर्थ होता है भ्रष्टाचार के लिए दिया गया लाभ या पैसा, ठीक है, रोकड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और 2 3 बचे हैं। कहता है अनुच्छेद आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो छात्र जीवन में अनुशासन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, और जल जीवन है, ठीक है। मेरे जीवन का लक्ष्य यदि मैं प्राचार्य होता, है ना। और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर भाव पल्लवन, ठीक है, कोई भी इसमें आ सकता है। लेकिन छात्र जीवन में अनुशासन आपको एक तरीके से यहाँ पर देख लेना है। अब इसका एक तरीका समझ लो, आपके अनुच्छेद करना कैसे है। एक शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या करेंगे, एक अनुच्छेद बोले तो पैराग्राफ, यार पैराग्राफ आप आसानी से इसको लिख सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी विषय दिया जाए उसके बारे में आपको कुछ 4 5 लाइन में ना अपने हिसाब से जो आपको आ रहा है, ठीक है, लिखना है, लेकिन सही एक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, ठीक है, वही लिखना है, ठीक है। बाकी आता है आपका संवाद लेखन। संवाद लेखन में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इसके महत्वपूर्ण तत्व लिखिए, तो इसके महत्वपूर्ण तत्व ये लिखे हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये तत्व आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि संवाद लेखन लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आप लिखोगे, इनमें से 2 3 लिख देना, बाकी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण हम बता रहे हैं नीचे आपको। पहले इसके तत्व देख लो, इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वाभाविकता होनी चाहिए संवाद लेखन में। संवाद पात्रों की उम्र, अवस्था, उनकी स्थिति के अनुसार होने चाहिए, जैसे बच्चा बुजुर्ग बातचीत के अंतर में होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए, विषयानुकूलता होनी चाहिए, पात्रानुकूलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि लंबा बहुत छापे जा रहे हो, ठीक है। हाव भाव का संकेत भी होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है भाई कि उदाहरण इसका, ठीक है। तो ग्राहक और सब्जी वाले के बीच कुछ संवाद हो सकता है, या फिर किसी भी महंगाई पर आपकी अपने दोस्त के साथ हो सकता है, शिक्षक से परीक्षा पर संवाद हो सकता है, ठीक है। अपनी माता जी से नानी के घर से आने लौटने पर उनका संवाद हो सकता है, कुछ भी संवाद हो सकता है। 2 लोगों के बीच की बातचीत है, नॉर्मल कन्वर्सेशन आप लिखना है जैसे आप बात करते हो, ठीक है। देखो ग्राहक ने बोला भाई टमाटर कैसे दिया है, सब्जी वाले बोले कि बाबूजी बहुत बढ़िया टमाटर है, 40 रुपये किलो दिए, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह तरीके से जैसे आप बात करते हो एक दूसरे से, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इसके कंप्लीट। किसके भाई, व्याकरण के, भाषा बोध और काव्य बोध आपका कवर है। और वीडियो देख लेना जाकर के, प्लेलिस्ट में आपको पद्य साहित्य गद्य साहित्य के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पाठगत हो गए, व्याख्या वगैरह, कवि परिचय, लेखक, सारी चीज़ें तो जाकर के चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।